उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और वास्तव में जीवन की यही सार्थकता है। अगर हम अपने कार्यों से, अपने स्किल से किसी के चेहरे पर खुशहाली ला दें, तो जीवन की इससे बड़ी सार्थकता दूसरी नहीं हो सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये अंशिका जायसवाल को आपने देखा होगा, जो बालिका यहाँ पर बोल रही थी। कोई बोल ही नहीं सकता कि वह कभी, यानी जन्म से वो बच्ची मुंह बगिर रही हो, लेकिन आज एक सामान्य नागरिक की तरह वह व्यवहार कर रही है और सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए इससे अच्छी खुशहाली की दूसरी बात नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा डॉक्टर राजेश यादव जी को और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और शासन की योजनाओं से इन परिवारों को जोड़ा है। क्योंकि इनमें से ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही कम आय वर्ग के हैं, जो बहुत लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए इस प्रकार की सर्जरी बहुत कठिन चुनौती होती है। लेकिन आज भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय इन सब कार्यक्रमों को पूरी मदद देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन वह राह उन तक उनको बताने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए। जिस व्यक्ति ने अक्षर ज्ञान न सीखा हो, जिसने अपने गांव और कस्बे के बाहर की दुनिया न देखी हो, वो लखनऊ और दिल्ली तक कैसे पहुंच पाएगा? शासन के कार्यालयों की जटिलता को कैसे अनुभव कर पाएगा? और उसमें जब कोई योग्य योजक मिलता है, तो वह न केवल उन कार्यक्रमों के साथ उन्हें जोड़ता है, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ देकर के उन परिवारों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करता है। और आज यही कार्य डॉक्टर राजेश यादव जी ने यहाँ पर किया है, वो सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम किए हैं। भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश का, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आयोजित करता है। हम लोग प्रदेश के अंदर लगभग 10 लाख दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ देते हैं और पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने के साथ ही उन्हें हर महीने 500 रुपए की पेंशन देने के साथ ही उनके आगे के कार्यक्रमों के साथ साथ अब तो शासन की विभिन्न नौकरियों में भी दिव्यांग जनों को आरक्षण का प्रतिशत 4% से अधिक कर दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी करते हुए उनको हर एक स्तर पर ये सुविधा प्रदान की जा रही है। कुछ रोगियों को 2500 रुपए महीने पेंशन की सुविधा शासन दे रही है और उन सभी को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित भी कर रहे हैं कि कोई भी इससे वंचित न रहने पाए। और मुझे लगता है कि ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज उन लोगों को इसके साथ जोड़े और अधिक से अधिक लाभ उन लोगों को देने का प्रयास करें। अगर एक डॉक्टर राजेश यादव इतना अच्छा कार्यक्रम अपने एक हॉस्पिटल के माध्यम से कर सकते हैं, मुझे लगता है पूरा चिकित्सक समुदाय अगर एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े। देखिए, हर कार्य सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, निजी क्षेत्र को, धर्मार्थ क्षेत्र को इसके साथ जुड़ना होगा और सभी लोग अगर इसके साथ जुड़ करके एक टीम भावना के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, इसके बहुत बेहतरीन परिणाम सामने आ सकते हैं। और उस बेहतरीन परिणाम के लिए मुझे लगता है कि हम सबको तैयार होना होगा। डॉक्टर राजेश यादव जी ने एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि अपने हॉस्पिटल और अपने साथ की पूरी टीम को जोड़ते हुए, उन गरीबों को शासन की योजना से जोड़ते हुए और फिर उन लोगों को इन पूरी सुविधा का लाभ देते हुए, अगर बच्चे थोड़ी भी स्पीच थेरेपी का इनका अभ्यास करा दिया जाए, तो अंशिका जायसवाल की तरह ये सभी बच्चे भी बहुत अच्छे सामान्य नागरिकों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों के माँ बाप के लिए सबसे अच्छी खुशी होगी
जिस दिन वे सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार और बातचीत करते हुए अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं और मैं चाहूंगा कि उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचना ही चाहिए, हर हाल में उन्हें पहुंचाया जाना चाहिए। और उन लोगों को तक पहुंचाने के लिए चाहे वो मोटराइज टाइज साइकिल, पहले हम लोग सामान्य टाइज साइकिल देते थे, लेकिन अब तो मोटराइज व्हील चेयर और टाइज साइकिल भी उन बच्चों को दिया जा रहा है। उसमें वे स्वयं भी, उनका चलना फिरना भी आसान हो सकता है और दिव्यांगजन उसके साथ बैठ करके स्वयं भी अपना छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शासन की योजनाओं को जोड़ने के लिए समाज का हर व्यक्ति अगर खड़ा होकर के सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ेगा तो निश्चित इसका लाभ सर्वत्र देखने को प्राप्त होगा। एक बार जिन 150 परिवारों को आज यहाँ पर एक खुशी का दिन डॉक्टर राजेश यादव जी के माध्यम से देखने को प्राप्त हुआ है, उन सब के सुखद और दीर्घ जीवन की कामना मैं करता हूं। डॉक्टर राजेश यादव और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। तो ये थे गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद सूबा बोलेगा में अब हम बात करेंगे यूपी टेट के पेपर लीक होने की। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक होने के बाद बदायूं में भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। डीएम ने बताया कि शासन के आदेश पर एग्जाम रद्द किया गया है। 1 महीने के बाद दोबारा एग्जाम की डेट आने पर एग्जाम कराया जाएगा। दोबारा एग्जाम कराने के लिए किसी भी परीक्षार्थी से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों ने बताया कि आज यूपी टेट का पहला पेपर बेहद आसान था और उनको उम्मीद थी कि एक बार यूपी टेट का एग्जाम वो पास कर लेंगे, लेकिन अफसोस है कि पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। अब अगली बार दोबारा नई तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए उतरना पड़ेगा। बात करते हैं इसके बाद यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने के बाद। तो परीक्षा हो गई आपकी? नहीं सर, कैंसिल हो गई। क्यों हुई है कैंसिल, कुछ कारण पता लगा? सब उसको कंफ्यूजन में रखा गया है, सुनने में आ रहा है शायद कैंसिल हो गया है, वो सॉरी कैंसिल हो गया है या लीक हो गया है कहीं। अच्छा, पता नहीं। कारण तो हमारे पास डीएम का आदेश आया था, मैसेज आया था जी कि इसको वापस कर लिया जाए और रीजन जो भी है अभी बस वही है। तो यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने के बाद मायूस लौट रहे अभ्यर्थियों से हमारे लखीमपुर के संवाददाता आमिर रजा ने भी खास बातचीत की। बच्चों के मन में एक तरफ जहां मायूसी दिखाई दे रही है, वहीं पेपर लीक होने के बाद लोगों के साथ साथ सरकारी सिस्टम के खिलाफ भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाए थे वहां पर हजारों बच्चे परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन अचानक जब उनके हाथों में पेपर जाता है तो ये खबर आती है कि उनकी परीक्षा रद्द हो गई। हम बात करते हैं, ये बताइए परीक्षा रद्द हो गई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये सिस्टम? अच्छा नहीं लग रहा है, पेपर काफी अच्छा था, 3 पार्ट्स हो भी गए थे और अब क्या कर सकते हैं। तो क्या मतलब बार बार अक्सर ये होता है कि नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में ये हो गया। तो वो पेपर अच्छा था? अगर हाँ, पेपर तो बहुत अच्छा था। जिसने मेहनत की सर उसके लिए तो पेपर अच्छा होगा ही सर, और जिसने मेहनत नहीं की उसके लिए कठिन था पेपर। मानते हैं इस तरीके से ऐन मौके ये प्रशासन की लापरवाही है सर, और क्या है। उसका खमियाजा कौन भुगतना? खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा, बच्चों को भुगतना। अब बताओ, हम 500 का पेट्रोल फूंक के आए सर, आपको कौन देगा? गरीब आदमी हम यहाँ है, एक सरकार बहन करेगी हम लोगों को। 1200 तो उधर चले गए, 500 पेट्रोल फूंक के आए, जाड़े में आए हैं यहाँ तक है। ये सरकार की लापरवाही है सर, और क्या। सरकार ने कहा कि 1 महीने बाद परीक्षा करेंगे, शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा, लेकिन क्या दिल पे यहाँ मतलब ये क्या समय बर्बाद होगा। हम लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और जितना भी हम लोगों को दौड़ धूप के आए हैं घरों से अपने, और हम लोगों का जो पेपर निरस्त ही करना था तो कल ही निरस्त कर देते। हम लोगों को आज आना ही नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, और हमारा मेहनत अब हमको 1 महीने और तैयारी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोग आहत हैं, क्योंकि तकलीफ तो होती है जब तैयारी करते हैं उसके बाद इस तरीके की। आप बताइए कि कहाँ से आए आप? हैं मैं लखीमपुर मोहम्मदी बरबर से। और वैसे अच्छा निर्णय सरकार का, क्योंकि यदि पेपर लीक हुआ था, हमने पीछे सरकारों में देखा है पेपर लीक होता था ज्वाइनिंग हो जाती थी, और यहाँ पर पेपर लीक हुआ है
कैंसिल करवाया गया दोबारा करवाया जाएगा, उसी पैसे में करवाया जाएगा। मैं सहमत हूँ इस फैसले से। कितनी दूर से आप आए हैं? हम 50 किलोमीटर से आए हैं और कल ही आ गए थे। पेपर देना है, पेपर देने आना है तो आना ही होगा। किसकी चूक मानते हैं जिस तरीके से जो है? ये चूक जिसकी भी हो, और चूक पहले से भी होती आई है, इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये चूक प्रशासन की है और यहाँ पर जो कर्मचारी व्यवस्था देखते हैं अधिकारी लोग, उनको देखना चाहिए था। और ये चूक हुई है कहीं ना कहीं, चूक हुई है कहीं ना कहीं, भावनाएं आहत हुई हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए बेटा, कहाँ से आप आए हो? सर नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ की? सर यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर। किस वक्त चले थे वहाँ से? सर वहाँ से हम चले थे 4 बजे। 4 बजे सुबह चले थे ठंड में परीक्षा देने के लिए? परीक्षा देने लगे आप? यस सर। पेपर लीक होने की बात आई तो क्या लगा, तकलीफ हुई उससे? यस सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बहुत ही खराब लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और पेपर मतलब कैंसिल हो गया। ये भारत नेपाल सीमा से आई हैं। ये सुबह 4 बजे चली थी अंधेरे में, इतनी कड़ाके की ठंड में, लेकिन अचानक पेपर देते टाइम ये खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। ये काफ़ी आहत है। यही नहीं, हज़ारों बच्चे आहत हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये मायूसी जरूर है कि जिस तरीके से आज इनको पेपर देना था और यहाँ पर पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं से लोग आहत हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। इसके बाद बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में जहां टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों ही पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के अंदर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके बाद लखनऊ में जहां उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के रद्द हो जाने को लेकर बसपा सुप्रीमो ने नाराजगी व्यक्त की है, वहीं इस मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उसी प्रकार भाजपा सरकार में पेपर लीक होना यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। यूपी सरकार इस ताजा घटनाक्रम को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए व दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे। तो मायावती का ट्वीट आप देख पा रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर सीधा निशाना साधा है, साथ ही साथ इस बात को लेकर आवाज भी उठाई है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा प्रवक्ता ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। सपा प्रवक्ता ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। यूपी टेट पेपर लीक होने के मामले में सपा प्रवक्ता का निशाना। अनुराग भदौरिया ने बयान जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। अनुराग भदौरिया ने बयान जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार में नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो चुके हैं। तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का यह बयान सामने आया है और अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। तो जिस तरह से आज सुबह बोलेगा में हम यूपी टेट की परीक्षा को लेकर बात करेंगे, तमाम परीक्षार्थियों से जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने भी बातचीत की है, मायूस नजर आ रहे हैं परीक्षार्थी और 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ जो एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है। अगले 1 माह के बाद हालांकि परीक्षा की
तिथि निर्धारित की जाएगी, इस बात को लेकर आश्वासन दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से तैयारी करके परीक्षार्थी आते हैं उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से आगे उनके भविष्य को लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेहा यादव, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ दीपक सोनकर, प्रवक्ता भाजपा से भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का बहुत हमारे कार्यक्रम में। दीपक जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। तमाम जो छात्र हैं उनसे हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रजत सिंह टीटी अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका भी। और विशु यादव टीटी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमणि लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाह रही थी। जिस तरह से तमाम परीक्षार्थी 21 लाख परीक्षार्थी आज परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जब परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया गया है तो मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि बेहतर हुआ कि परीक्षा लीक होने के बाद रद्द कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी इतने कठिन परिश्रम से आते हैं, ठंड के समय में 4-4 बजे उठकर अभ्यर्थी आए हैं और पेपर लीक होते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, आज जिस तरीके से जैसे ही सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से कहीं व्हाट्सएप के जरिए या किसी और माध्यम के जरिए इस परीक्षा को लीक की गया, टीटी की परीक्षा को लीक किया गया है, वैसे ही तुरंत सरकार ने सतर्कता पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, विशेष शिक्षा मंत्री आदि सतीश जी ने तुरंत ही इस दोनों पालियों की परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा की और लगातार उन विद्यार्थियों को 1 माह के अंदर पुनः परीक्षा माने किसी भी बिना शुल्क लिए परीक्षा कराने के लिए न्योता दिया। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपक जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज तमाम परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। इसके अलावा वे तमाम अन्य परियोजनाएं हैं, इनमें पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, इनमें सड़क की भी परियोजनाएं हैं, इनमें ओवर ब्रिजेज की भी परियोजनाएं हैं, इनमें अन्य तमाम विकास की वे परियोजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन ला सकती हैं। और उन परिवर्तन के लिए जब जनप्रतिनिधि प्रयास करता है तब वह योजना आपके क्षेत्र में आती है। और आज 316 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं आज गोरखपुर विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। गोरखपुर में 1990 में बंद फर्टिलाइजर कारखाना अगले महीने दिसंबर में प्रारंभ हो जाएगा। गोरखपुर में एम्स की मांग 2004 से चल रही थी, पिछली सरकारों ने अनदेखी की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स भी दिया और एम्स के बनने के साथ ही आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी पूरी तरह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया है। एम्स का उद्घाटन भी अगले महीने गोरखपुर में होने जा रहा है। गोरखपुर में अगले महीने हम लोग वाटर स्पोर्ट्स की इस योजना का भी, जो रामगढ़ ताल को देश की सुंदरतम झीलों में रूप स्थापित करते, पर्यटन विकास के साथ साथ यहां के युवाओं को स्पोर्ट्स यानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम बनेगा। आज गोरखपुर चाहे वह अच्छी सड़कों का हो और चाहे बहुत शीघ्र उन तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे प्रयास कर रही है कि हम लोग गोरखपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर कैसे कर सकें। इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक बसेज की सेवाएं उपलब्ध करवाने, गोरखपुर में मेट्रो की सेवा को आगे बढ़ाने, आवागमन को और भी आसान करने की दिशा में सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बेहतर प्रयास में केवल सरकार के स्तर पर नहीं और केवल जनप्रतिनिधियों के स्तर पर नहीं, बल्कि आम जनमानस के साथ बेहतर संवाद बनाने और आम जनमानस को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास को और उन योजनाओं की सार्थकता के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योजनाएं
आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगी और उन योजनाओं की वास्तव में गोरखपुर के विकास में और परिवर्तन में किस प्रकार की भूमिका हो सकती है। जब आम नागरिक इसके साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह उनके संरक्षण के लिए भी और उनके रखरखाव में भी अपने स्तर पर भी वह योगदान दे सकता है। और आज का यह कार्यक्रम उसी की एक झलक है कि जब गोरखपुर में 316 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं आ रही हैं उन नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। यह स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर में 316 करोड़ की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही साथ नए गोरखपुर के रूप में उसे स्थापित करने को लेकर बातचीत भी कर रहे थे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है।
बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सियासत का पेपर लीक कनेक्शन, जिससे यूपी टेट के पेपर को आज लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। ऐसे में 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ एक तरफ जहां खिलवाड़ हुआ है, वहीं इस पर सियासत भी होना चाहिए हो गई है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि शुक्ला संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, नेहा यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा से हैं, दीपक सोनकर प्रवक्ता भाजपा से, रजत सिंह टीटी अभ्यर्थी और विशु यादव भी टीटी अभ्यर्थी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमणि, सबसे पहले आपके पास आएंगे। नमस्कार विशु। सबसे पहले आपके पास आएंगे चंद्रमणि। जिस तरह से आज यूपी टेट की परीक्षा को रद्द किया गया है, 21 लाख छात्र जो परीक्षा देने के लिए आए थे मायूस अपने घरों की ओर वापस लौटे हैं, और परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ी परेशानी छात्रों की इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कई परीक्षा इससे एक के बाद एक लगातार हुई हैं जो कि लीक हुई हैं और लीक होने के बाद रद्द कर दी गई। क्या कहना है? सबसे पहले तो छात्रों की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली? ये जो भर्ती परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो थी, उसकी जो पेपर आउट हुए हैं, उससे पेपर आउट होना एक उत्तर प्रदेश में अगर बात करें एक सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। कोई भी परीक्षा होती है तो उसके कुछ घंटे पहले या कुछ घंटे बाद इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज आपको दिख जाएंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि पेपर आउट हुए हैं। इस बार प्रशासन सचेत था, प्रशासन ने पहले ही ये परीक्षा के पेपर उसके बाद पहुंच गए तो वो कैंसिल कर दिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन उसकी तह तक जाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चा में रहती है और सबकी निगाहें इस भर्ती पर रहती हैं। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक पात्रता परीक्षा में 20 लाख आवेदन आए हों तो निश्चित तौर से एक बड़ी परीक्षा है, और इसमें नीचे तबके से लेकर ऊपरी तबके तक का आदमी जुड़ता है, और यही कारण है कि इस पर सबकी निगाहें होती और सभी लोग इससे पैसा बनाना चाहते हैं। अब पिछली भर्ती की बात कर लेते हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तब कुछ लोग पकड़े गए थे, उनको एसटीएफ ने पकड़ा था, और जिसमें नाम आया था चंद्रमा सिंह यादव थे, एक केएल पटेल थे, वो तमाम लोगों के नाम आए थे और वो फिर से छूट गए थे। तो इन परीक्षाओं के बाद में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, एसटीएफ हर बार कुछ लोगों को पकड़ती है और कुछ लोग छूट जाते हैं। यही वजह है कि हर बार इस तरह से पेपर आउट होते हैं। इस बार भी पेपर आउट हुआ, कुछ लोग पकड़े जाएंगे और कुछ लोग फिर वैसे ही जैसे पहले छूटते आए हैं वैसे इस बार भी छूट जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो पीएनपी है, जो प्रयागराज परीक्षा प्राधिकरण है, वहां पर गड़बड़ी है, वहां के अधिकारियों में गड़बड़ी है, और निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर से जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है, क्योंकि जो शिक्षक परीक्षा भर्ती परीक्षाएं होती उनमें इतने बड़े स्तर पर धांधली कैसे हो जाती है। 23 लोगों की गिरफ्तारी होती है, यानी कि इतना बड़ा रैकेट, एक दो जगह वायरल हो जाए, एक दो जगह पेपर पहुंच जाए तो एक कहीं चूक मानी जा सकती है, पर जब इस तरह से बड़े बृहद स्तर पर वायरल किया जा रहा है तो निश्चित तौर से इसमें बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, और जब तक ये बड़े अधिकारी या जो जिनकी पहुंच ऊपर तक है उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की परीक्षाओं के पेपर वायरल होते रहेंगे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जब कक्ष में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा पेपर आउट हो गया, और कई बार तो प्रशासन ये मानने से भी मना कर देता है कि पेपर आउट हुआ है, क्योंकि तमाम अधिकारी बड़े अधिकारी होते हैं, वो ऊपर के अधिकारियों या मुख्यमंत्री तक कुछ ऐसा पहुंचा देते हैं या कुछ ऐसी बातें पहुंचा देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन निश्चित है और ये बात तय है कि पेपर आउट होते हैं। पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी पेपर आउट हुए थे और आज भी पेपर आउट हुआ है, जो कि परीक्षा रद्द हो गई, क्योंकि 142 नंबर 150 की परीक्षा में किसी के 142 नंबर आते हैं, किसी के 145 नंबर आते हैं, और जब पता चलता है उसका व्यवसाय क्या है तो पता चलता है कि वो डीजे बजाने वाला आदमी, तब डीजे बजाने वाला आदमी 142 नंबर पा जाता है। तो निश्चित तौर से ये पीएनपी के अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ है, और कई बार खुलासे भी हुए, कई बार उनके नाम भी सामने आए, लेकिन वो पोस्टिंग बदल जाती है, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं
और माहौल चंद्रमणि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार टीटी परीक्षा ये रद्द होने को जिस तरह से 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सियासत का पेपर लीक करेक्शन को लेकर। जिस तरह से यूपी टेट के आज पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तमाम छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है और अब 1 माह बाद की तिथि को बताया जा रहा है कि निर्धारित किया जाएगा, दोबारा से परीक्षाएं दिलाई जाएंगी। लेकिन तमाम छात्रों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि एक तो उनके समय की बर्बादी है, दूसरा जिस तरह से बार बार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नाकामी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम लोग बने हुए हैं। चंद्रमणि लखनऊ से, नेहा यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा, दीपक सोनकर भाजपा प्रवक्ता, रजत सिंह टीटी अभ्यर्थी और विशु यादव टीटी अभ्यर्थी हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से पेपर ये लीक हुए हैं और उसको लेकर हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, हम सभी जानते हैं कि पहले भी इस तरह के मामलों में कई लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन उसके बाद उन सभी को बरी कर दिया गया और प्रशासन की लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। उसके अलावा एक तरह से कह लें एक सिंडिकेट जो इस तरह के मामलों में काम करता है, पेपर लीक के मामले में काम करता है, कहीं ना कहीं उसके भी हौसले बहुत अधिक बुलंद हो चुके हैं। तभी आए दिन उत्तर प्रदेश में जो भी पेपर होते हैं वो पेपर लीक होने की बात सामने आती है और यहाँ पर सीधा सीधा खिलवाड़ छात्रों के भविष्य के साथ होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है, उन्हें लगातार धोखा दे रही है। सिर्फ अभी की नहीं, हाई स्कूल की परीक्षा से लेकर यूपी पीएससी की एलटी ग्रेड की परीक्षा से लेकर तमाम परीक्षाओं के लगातार पर्चे आउट होते रहे हैं। इस सरकार को असल में लीकेज सरकार कहा जाए तो कुछ बुरा नहीं है। लगातार यूपी पीएससी की एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई 10,768 पदों के लिए। 2018 में 29 जुलाई को उसका पर्चा लीक हो गया। 2017 में यूपी पुलिस और पीएससी के उपनिरीक्षक पद का पर्चा लीक हुआ।
2 सितंबर 2018 को ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती का परीक्षा लीक हुआ। 2021 7 अगस्त को टीजीटी का परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सीटेट 2021 का पर्चा लीक हुआ। 2019 में यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2021 में ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी बड़े स्तर पे धांधली हुई, एक तो सभी पूरा उत्तर प्रदेश में देखा। 40,520 सिपाही भर्ती में लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, कोई न्याय नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। ये सरकार रोजगार और नौकरियां देने में तो विफल साबित हुई, तो इसने सोचा कि योग्य बच्चे ही नहीं मिलेंगे, परीक्षा में पास ही नहीं होंगे, तो इन्हें नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। ये इनकी साजिश है। ये बतौर साजिश ऐसा कर रहे हैं, छात्रों को धोखा दे रहे हैं, परीक्षा के नाम पर बरगला रहे हैं। इनके पास कोई योजना नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए? जिस तरह से उन्होंने अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा लिया था, जिस तरह से उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दिया गया, ठीक उसी तरह से कि क्यों ना ये कहा जाए कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री अधिकारियों सबका हाथ इस परीक्षा लीक में हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की युवा सब कुछ देख रहे हैं। आने वाला समय आजादी पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं के साथ न्याय होगा, युवाओं को नौकरियां देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बना सकते हैं। योगी जी ने तो हमेशा युवाओं को धोखा दिया है, आगे भी दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जान लीजिएगा आप किस तरह से योगी सरकार ने कब पर्चा लीक किया, क्या किया। और अभी मैं सुन रही थी कि योगी जी भाषण दे रहे हैं गोरखपुर में, 21 लाख परीक्षार्थी सड़कों पे भटक रहा है, रात भर स्टेशन पे सोया, ना जाने क्या खाया क्या नहीं खाया, परिवार रास्तों में भटक रहे हैं, बेटियां रो रही हैं सड़कों पे, और योगी जी को शर्म नहीं आ रही है, वो गोरखपुर में भाषण दे रहे हैं। योगी सरकार पूरी तरह से विफल है। 21 लाख छात्रों के जवाब आखिर कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। और ये पहली गलती नहीं है, लगातार चली आ रही गलतियां हैं। और ये जो सरकार है, ये पर्चा आउट कराने में माफिया हो चुकी है। ये सरकार ठीक है। हमारे साथ विशु जी भी बने हुए हैं, टीईटी अभ्यर्थी हैं। विशु, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद अब ये आश्वासन दिया गया है कि 1 माह के बाद निःशुल्क परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य परेशानियां आती हैं, और दूसरी बात ये 1 माह के बाद परीक्षा का जो आश्वासन दिया गया है, क्या उससे तमाम अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट हो पाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना ये मंच देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हम युवाओं का शोषण होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। आज परीक्षा लीक होने के बाद ये सूचना मिली कि हमारे लिए बस का किराया मुक्त किया जाएगा, 1 महीने बाद पेपर होगा, तो ये सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। अगर सरकार का इतना ही बड़ा दिल, इतना ही बड़ा करेजा होता तो जो ये मुक्त का यात्रा करने की दावा कर रही है, पेपर से पहले क्यों नहीं कर दी? पेपर जब लीक हो गया तो उसके बाद ये दावा कर रही है कि हम मुफ्त में आपको यात्रा कराएंगे। अपनी सरकार नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। मुख्य बात यह है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। अगर नौकरी देना चाहती तो टेट की जो अभ्यर्थी हैं 12 लाख की संख्या में पास करके पहले से बैठे हुए हैं, अगर इन्हें भर्ती देनी होती, नई शिक्षक भर्ती देनी होती, तो ये पात्रता परीक्षा जो 10 से 12 लाख पास करके बैठे हैं, उनका पहले एग्जाम करा के उन्हें ज्वाइनिंग कराने का काम करती। लेकिन इन्हें बस पैसे लूटने हैं। एक अभ्यर्थी से एक फॉर्म भरने का 1200 रुपए फीस लिया गया है, और ये लोग, इनकी जो सिस्टम है परीक्षा कराने की जो प्रणाली है, 100 रुपए लायक नहीं है। ये सब के सब रोड पे, चौराहे पे खड़ा करके जूता मारने का काम ये सब कर रहे हैं। चाहे जितने भी बड़ी जो मछलियां हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। 10, 15, 20 तो पकड़ लिए हैं अभ्यर्थियों को, उन्हीं पे बुलडोजर चलवाने का, उन्हीं को धमकी देने का काम करेंगे। आप बताइए कि प्रथम पाली की परीक्षा हो रही है और मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि सेकेंड पेपर जो कि शाम को होना है, उसका पेपर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कैसे हो गया? ये या तो किसी अधिकारी ने किया होगा या किसी बड़े मंत्री ने किया होगा। अगर बुलडोजर चलवाना है तो अगर आपको बुलडोजर चलवाना है तो बड़ी मछलियों पे चलवाइए, छोटे मछलियों पे तो कोई भी अपना दिखा सकता है। इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें घोटाला हुआ है। 69,000 भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ है। उनके मंत्री का हाथ है, खुलेआम मंत्री का हाथ है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग साफ कह रहा है कि इस मंत्री का हाथ है, इसने घोटाला किया है। सरकार सब कुछ जानते हुए, इनके मंत्री सब कुछ जानते हुए क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? तो पहले तो इनका जो दिल है पहले से खोट है।
तो ये क्या समाधान करेंगे हम युवाओं का? ठीक है विशु जी, आपकी बात पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ रजत सिंह जी भी बने हुए टीटी अभ्यर्थी हैं। रजत सिंह जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मैम, आपको जिस प्रकार से सरकार ने और आयोग के जो अधिकारियों ने बताया था कि डबल लॉक में रखा गया है पेपर और 1 घंटा के बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है निगरानी रखी जाएगी, तब परीक्षाएं संचालित होंगी। लेकिन यहाँ पर मीडिया के द्वारा जब पता चला कि यहाँ पेपर जो है आउट हो चुका है, हम सब अभी भी रास्ते में हैं, जो है इसमें आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी भी हम सब पेपर देकर रास्ते में हैं और घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और अब घोषणा योगी जी करते हैं कि बस का किराया माफ होगा, ये माफ होगा। आप बताइए, एक गरीब नौजवान घर का लड़का घर से एक बेरोजगार है, आज 2 साल से टेट 2 बार टेट पास हूँ, लेकिन दोबारा मैं टेट का फॉर्म डालकर परीक्षा देने इलाहाबाद आया था और देकर घर के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन आज योगी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो है परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए कहना बहुत आसान है। पहले उनको चाहिए कि जितने ये आला अधिकारी हैं, शासन स्तर के अधिकारी हैं, उन पर जांच बैठाएं कि जब डबल लॉक में पेपर रखा था तो इस तरह से कैसे पेपर आउट हो गया। इस पे एक बड़ी कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस तरह से रद्द करके बात को ना दबाया जाए। ये जो 10, 12, 15 लोग को, छोटे लोगों को गिरोह करके मास्टरमाइंड बना देना, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बचाना है। हमारा योगी सरकार से कहना है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो ये टेट 21 लाख आवेदन डलवा करके बार टेट सीटेट का जो खेल खेल रहे हैं, इसको बंद करें। पहले से जो 8 लाख 9 लाख टेट सीटेट पास है, उनको रोजगार देने के लिए पहले प्रयास करें। इस तरीके से बार टेट का आयोजन करवाना, फिर परीक्षा का निगरानी ना करते हुए इतना बड़ा सा चूक हो जाना, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करता है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया। जी बिल्कुल। दीपक जी, छात्रों के सवालों का जवाब दीजिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब शुल्क माफ कर देने से कुछ नहीं होगा। जब निगरानी की बात की जा रही थी तो निगरानी बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं करी गई? कैसे पेपर लीक हुए, और उसके बाद यदि पेपर लीक हुए तो जिसके द्वारा लीक हुए उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जिस तरीके से ही हमको जैसे माने जानकारी हुई, वैसे ही तुरंत तत्काल प्रभाव से छात्रों के भविष्य से ना खिलवाड़ करते हुए, उनकी भविष्य की पूरी चिंता करते हुए जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, सकारात्मक निर्णय है। जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं आपको प्रियंका जी, और अपने अभ्यर्थियों को भी बताना चाह रहा हूं, हाँ, हाल ही में उन सब छात्रों को जो बड़े बड़े दूर से और दराज से आए, उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक विषय। जिस तरीके से उन छात्रों ने बड़े बड़े अपने घरों से रात से निकल के, दिन में निकल करके दूसरे स्थानों पर पहुंचे, ये बड़ा निंदनीय है। और इसीलिए लेकर के सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए 23 लोगों की गिरफ्तारी की है और तुरंत एसटीएफ का गठन भी किया है। छिपाई जा सकती। जी रजत जी, आपके पास वापस आएंगे। दीपक जी को अपनी बात कह लें। जी, एसटीएफ का गठन भी किया है और 23 लोगों की गिरफ्तारी की है। एसटीएफ इसकी पूर्णतः जांच करेगी और एसटीएफ जिस तरीके से जो भी इसके अंदर दोषी होगा उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी और उनको सजा देने का काम भी करेगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर गैंगस्टर जैसी दफाइयों को कड़ी दफाओं के साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। और जहां तक की बात मुझे बता रहे थे कि जो है माने हर्जाना देने की है या उनको जाने की, जिस तरीके से उनको कठिनाइयां हुई है उसका समाधान निकल सके, उसका ठीक है दीपक जी, इसके बाद भी कई सवाल होते हैं, आपके पास वापस आऊंगी। जी विशु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। मैं ठीक है, अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ, नेहा जी बता रही थी कि जिस तरीके से लगातार मुझे लगता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, और विशु जी भी बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी सरकारों में 2017 से पहले क्या होता था कि पेपर लीक होते भी थे, मगर वही परीक्षा माने दोबारा कराई जाती थी और उसके साथ कितना खिलवाड़ किया जाता था, किस तरीके से भैया विष्णु जी सुनिए, इस सरकार में कौन हो रहा है? इसके पहले कितनी परीक्षाएं हुई हैं? कौन सा आपने नया भैया पुलिस भर्ती का जवाब है आपके पास? पुलिस भर्ती में किस तरीके से एक तरह की कोई जगह दी गई, उसका जवाब है आपके पास? किस तरीके से आपको जवाब है आपके पास? दीपक जी मेरी बात सुनिए। दीपक जी, पूरा 2017 में क्या होता था? 2017 के बाद भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, जस्टिफाई नहीं किया जाता। एक के बाद एक जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, निगरानी और अधिक होनी चाहिए थी। जी निगरानी वही विष्णु जी, वही अंतर की बात बता रहा हूँ, वही विषय बता रहा हूँ। आप तक थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रख के सुनिएगा विषय पूरा। मैं वही आ रहा हूँ जो आप लोग कह रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जिस तरीके से लगातार निगरानी करी जा रही है, जिस तरह अगर आज निगरानी नहीं होती तो इतनी जल्दी एक्शन कैसे होता? अगर प्रशासन सतर्क नहीं होता तो इतनी जल्दी एक्शन कैसे होता?
अगर आप ये समझ करके चलिए, आप सब लोग विद्यार्थी हैं, मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने भी छात्रों के साथ परीक्षाओं में बैठा हूं, मैं भी गया हूं छात्रों के बीच में रह करके। जिस तरीके से अगर आप परीक्षा हो जाती, अगर ये परीक्षा होती तो जिन लोगों के पास ये पेपर पहले से आया था वो सकारात्मक होते। ठीक है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। दीपक जी आपके पास वापस आएंगे हमारे साथ। दीपक जी आपके पास वापस आएंगे, मैं सबको समय दूंगी। चंद्रमणि, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? जी चंद्रमणि जी बिल्कुल। देखिए, ये जो भाजपा प्रवक्ता है दीपक जी, उनसे कुछ सवाल हैं हमारे, उनको वो अगर जवाब देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उनकी सरकार में कुछ बेहतर काम हुए हैं और किस आधार पे हम कहें कि उन्होंने कुछ बेहतर काम किए हैं। आपकी सरकार में कि जितने भी पिछली भर्तियों में जितने भी लोग पकड़े गए उन पर किन पर कार्रवाई हुई? 69,000 की भर्ती में एसटीएफ ने चंद्रमा सिंह यादव को गिरफ्तार किया था, केएल पटेल को गिरफ्तार किया था। वो कहाँ हैं आजकल, उनके बारे में विवरण बताएं। वो आजकल बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार जरूर किया गया था और इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ ने तमाम दावे किए थे कि नकल विहीन परीक्षा होगी और जिस तरह से सरकार लगातार दावे कर रही है कि अपराधियों के अंदर डर है, बुलडोजर का डर है, तो ये कैसा डर है कि 4.5 साल बाद इस तरह के जब इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है वहां पर पेपर लीक हो जा रहा है? तो इन तमाम सवालों का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किराया नहीं चाहिए, क्योंकि वो 1200 का फॉर्म भर रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश चयन आयोग, लोक सेवा चयन आयोग जहां 150 में परीक्षा करा देता है, वहीं पर अगर पीएनपी परीक्षा कराता है तो 1200 रुपए का फॉर्म भरवाता है। परीक्षा तो दोनों लगभग एक जैसी होती है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, उसमें 150 प्रश्न होते हैं, लेकिन एक तरफ 1200 का फॉर्म भरा जाता है, एक तरफ 150 का फॉर्म भरा जाता है। इतना विभेद क्यों? ठीक है, ये सिर्फ चूंकि इसमें ज्यादा लोग आवेदन करते हैं, इसका जवाब देना होगा। जी बिल्कुल हम जवाब जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच विश्व भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विश्व जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात रखें। बुलाएं तो प्लीज मुझे बोलने भी दीजिए। ये लोग जो समय अवधि बढ़ा रहे हैं कि 1 महीना पीछे परीक्षा डाल दिया गया। आप बताइए कि जो छात्र साल भर लेट परीक्षा होने से और ऊपर से 1 महीना टालने से वो ओवर एज हो रहा है, कि आप उसकी उम्र बढ़ा के आप उसको मौका देंगे? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ये 1 महीना लेट कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं आचार संहिता लगने वाली है। ये माननीय योगी जी ने कहा था कि यूपी टेट के बाद रोजगार के लिए घोषणा करेंगे। 10 लाख का जो पिटारा पोस्टर लगा रहे हैं रोडों पर, अभी आपको बता दें जो 68,500 भर्ती है शिक्षा मित्रों की सीटों पर समायोजन की सीटें हैं। अभी तक प्रदेश में डीएलएड बीटीसी के छात्र कम से कम 8 लाख जो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सकते हैं, वो अभी तक 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच के बच्चे अभी बेरोजगार हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दिया है। जबकि विभागों से अभी टीम गठित की गई है कि रोजगार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन टेट का विज्ञापन आज निरस्त कर दिया गया। जो परीक्षाएं थी, अब ये बताइए आने वाले आचार संहिता लग जाएगा तो ये भर्ती प्रक्रिया क्या यथासंभव विज्ञापन निकाला जा सकता है? सरकार का अंतिम कार्यकाल चल रहा है, ये लोग सिर्फ पात्रता परीक्षा करा रहे हैं, चाहे परीक्षा हो। ठीक है विश्व जी आप दोनों के सवालों का जवाब लेंगे। दीपक जी क्या कहना है? समय बहुत ज्यादा कम है। जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार आज यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तमाम छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है और साफ तौर पर अपने भविष्य को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सियासत का पेपर लीक कनेक्शन की। आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पैनल में हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं, सीधे चर्चा पर वापस लौटेंगे। दीपक जी, तमाम छात्रों के द्वारा और साथ ही साथ हमारे संवाददाता के द्वारा भी जो मुख्य सवाल तो उठाए गए, पहला तो ये कि पुरानी परीक्षाओं के लीक होने की यदि बात की जाए तो जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम लोगों के नाम सामने आए थे, सबसे पहले तो उनको लेकर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इस बार भी जांच आप बिठा देंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी उसको लेकर भी आश्वासन चाहते हैं तमाम छात्र भी और जनता भी। दूसरी बात यह है कि आचार संहिता की बात जो हमारे छात्र कह रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, जहां तक की बात है जांच की, तो जिस तरीके से लगातार इस कमेटी को भी लेकर के एक एसटीएफ की टीम का पूरा गठन किया गया है, जो भी इसमें दोषी होगा जांच का विषय है। लगातार जो भी पुरानी भर्ती का भी विषय है तो उसमें भी जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी अपराधी हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको सजा दी जाएगी। बात इसमें कमेटी की भर्ती की भी है तो इसमें लगातार जो भी जांच एसटीएफ की टीम करके दे करके जो भी माने इसमें दोषी होगा उस पर अपराध सिद्ध होगा तो उसको दोषी पर अपराधी करते हुए उसको सजा दी जाएगी। दूसरी बात है, जिस तरीके से आचार संहिता की बात है, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े विद्यार्थियों को साथ दोबारा परीक्षा कराना और पारदर्शिता के साथ कराना और लगातार उनकी व्यवस्था कराने के लिए 1 माह का समय तो लगता है। मैंने कहा 1 माह के अंदर 1 माह पूरा नहीं है, हो सकता है 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इनकी परीक्षा दोबारा हो, ये सरलता पूर्वक हो, माने परीक्षा पारदर्शिता के तरीके से हो और भर्तियां पूरी एकदम पारदर्शिता हो और जो जिसका अधिकार हो उसको मिल सके। इस पारदर्शिता को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतर्क हर भर्तियां कराई है और में देखा है लगातार हमने पूर्व में 2017 से पहले भी देखा है कि किस तरीके से
किस तरीके से भर्तियों में किया जाता था, किस तरीकों से बड़े बड़े भर्तियों के घोटाले हो जाते थे, किस तरीके से मंत्रियों की सूची जाकर के भर्तियां होती थी, किस तरीके से नेकपाल जैसी भर्तियों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हम लोगों के सामने दीपक जी, घोटाला तो अभी भी 69,000 में है, उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं आया अभी तक। उसके लिए कोई जांच कमेटी बना नहीं, आज उसके लिए जांच चल रही है ना, जो दोषियों पर काम हो रही है ना, उसके लिए जांच चल रही है। जाइए इको गार्डन में, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा, मोदी सरकार ही बनाई है ना पिछड़ा वर्ग आयोग। दीपक जी, इतने लंबे समय से अभ्यर्थी भी जी, विशु जी क्या कहना चाहते हैं आप? विशु जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है ना, वो कह रही है, मैडम आप लखनऊ से जानती होंगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग कह रही है कि घोटाला हुआ है 20,000 पदों का। अगर ये इतने पारदर्शी हैं, इनके मंत्री तक बात कमेटी तक गठित हो गई, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले पे न्याय नहीं हो रहा है। ये 69,000 भर्ती भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, और पूरी पारदर्शिता माने पूरा एकदम जो भी उसमें ऐसा दोषी पाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से ही संबंध है। अगर उसने दे दिया है कि घोटाला हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही, जिसमें किसको दोषी माना जाएगा? मैंने बताया ना, उसको लेकर के जांच हो रही है, जो कमेटी बनाई गई है वो जांच उसमें सकारात्मक करके आएगी, करके उसे टीम बना करके उसमें लगातार प्रक्रिया की तुमने पारदर्शिता के तुमने बनाने का काम किया है। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव है हर एक भर्ती को लेकर के। आज के युवा इस बात को समझ रहा है, आज का नौजवान इस बात को समझ रहा है, आज का माने युवा छात्र। दीपक जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब इस तरह के तमाम मामले आते हैं तब जांच की बात की जाती है। अनिश्चितकालीन लंबे समय तक के लिए जांच का नाम लेकर लंबे समय तक के लिए अभ्यर्थी कहीं सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। कहीं आज के ही अभ्यर्थियों की हम बात कर लें, 1 माह पूरा इंतजार करना होगा। 1 माह पूरा इंतजार करने के बाद जिस तरह से अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो ओवर एज हो गया उसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। तो इन तमाम छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों के जवाब और इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। इन तमाम विषयों पर क्या निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? देखिए, मैंने बताया ना, इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया है। जो भी इसमें बिंदु आएंगे अलग अलग, जहां तक की एज की बात है, मैंने कहा 1 माह के अंदर ही कराना है, 1 माह के बाद नहीं, 1 माह के अंदर ही इसकी परीक्षा की जाएगी। और आने जाने वाले बच्चों के लिए बस की व्यवस्था की गई, सरकारी बसों में परिवहन व्यवस्था के लिए आने जाने की व्यवस्था की गई। दूसरा, हाँ विष्णु जी पूछिए। ठीक है विष्णु जी, बहुत कम समय है, कम शब्दों में अपनी बात कहें। मैम 10 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। पात्रता परीक्षा ही कराएंगे कि भर्ती भी कराएंगे, आप ये बताइए। देखिए, पारदर्शिता जब पूरी भर्ती भी होगी, ठीक है दीपक जी, आपने आश्वासन दे दिया है, समय बहुत ही कम है, हम अपनी चर्चा को यही विराम देंगे, देखेंगे कि इतने समय में किस तरह से आगे ये तमाम कार्रवाई की जो आप बात कर रहे हैं ये हो पाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमणि हमारे साथ जुड़े थे, चंद्रमणि आपका भी धन्यवाद। और नेहा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुबह बोलेगा में हम एक बार फिर से बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद 21,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार के द्वारा सीधी तौर पर आश्वासन आया है कि 1 माह के अंदर परीक्षा को फिर से कराया जाएगा, लेकिन तमाम छात्रों के द्वारा जिस तरह से मेहनत करने के बाद परीक्षा के लिए आज वो उपस्थित हुए थे, ऐसे में तमाम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कब उन्हें न्याय मिलेगा, कितनी जल्दी ये परीक्षाएं कराई जाती हैं और कितनी जल्दी जो पात्रता वाले अभ्यर्थी हैं उनको जगह मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए कि न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्य